Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back once again. Lecture number 6 over the probability. Hope you are able to understand what I will discuss now. उसी के आगे हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हम उसी के आगे कनेक्ट करेंगे और कुछ थियरी पोर्शंस को कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं अभी तक जो भी मैंने कराया है वो समझ में आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक थियरी से स्टार्ट करेंगे और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तक लेके चलेंगे। ओके, तो कुछ नोट करके पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे और इसमें मुझे कुछ सीखने को मिलेगा और जो कि आगे थियरी में रिलेवेंट होगा और इसको फ्रिक्वेंटली यूज भी करना रहेगा। ओके, तो जैसे मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई ये होता है एनी बाई एन एस। ओके, एवरीबडी नो अबाउट दिस। ओके, प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई, उसके डेफिनेशंस को हम इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि पी ऑफ ई इक्वल टू एनी ऑफ ऑन एन एस। ओके, तो एनी होता है हमारा फेवरेबल इवेंट्स और एन एस होता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे ये प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना था किसी पर्टिकुलर इवेंट्स का, तो हमने यहाँ पे ई यूज किया और यहाँ पर भी हमने ई को यूज कर लिया। लेकिन अगर मुझे निकालना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, दैट मीन्स कि ई को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ई को रिप्लेस कर देंगे एस से। तो जहां पे एन लिखा है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एन एस अपान में क्या लिखा जाएगा, एन एस। ओके, एन एस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे और एन एस अपान एन एस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। दैट मीन्स कि यहां से पी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हेंस फ्रॉम हियर वी कैन से दैट, यहां से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि हेंस पी ऑफ एस इक्वल टू कितना आ गया, 1। दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल सैंपल स्पेस की कितनी आती है, 1 आती है। तो एक लाइन यहां पे लिखेंगे, हेंस प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस अगर हमसे पूछा जाए, दैट मीन्स कि पी एस इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। ओके, कि टोटल सैंपल स्पेस की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1, 0, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, इस तरीके से दिया रहेगा। बेसिक डेफिनेशंस को हमने यूज करके जहां पे ई लिखा था वहां पे एनएस को यूज कर लिया, तो एक रिजल्ट हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 होता है। ओके, बहुत ही बेसिक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स को कलेक्शन करके हम एक बड़े पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे। ओके, आगे अगर हम लोग देखें तो अगर मैं यहां पे ऐसा ले लूं, लेट ई इज एनी इवेंट, लेट ई इज एनी इवेंट। ओके, ई एक क्या है, इवेंट है। देन मैं क्या क्या डिक्लेयर कर सकता हूं यहां पे ई को लेके, ई कोई एक इवेंट है। ओके, कोई भी एक इवेंट हमने मान लिया, तो अब यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें डिक्लेयर करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली आगे यूज होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ई कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं ई कॉम्प्लीमेंट, और ई बार, ई बार इसे भी हम पढ़ेंगे ई कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ेंगे, ई कॉम्प्लीमेंट। और इसको मैं पढ़ सकता हूं इस तरीके से कि इवेंट ई डज नॉट अकर। ओके, इवेंट यहां पे मैं लिखूंगा इवेंट ई डज नॉट अकर। ओके, डज नॉट अकर, यहां पे कुछ ऐसा है कि कोई इवेंट ई है वो अकर करता है। ओके, कोई इवेंट ई है वो अकर करता है और अगर उसे अकर नहीं कराना है, उस इवेंट को अकर नहीं कराना है, तो हम क्या कर देंगे, ई कॉम्प्लीमेंट या ई बार कैलकुलेट कर लेंगे। ये ऐसा इवेंट हो जाएगा उसी इवेंट का जो अकर नहीं करेगा, जो क्या नहीं करेगा, अकर नहीं करेगा। दैट मीन्स कि वो इवेंट अकर नहीं करेगा। दिस इज द एनोटेशन, दिस इज ए नोटेशन। आपको ये याद रखना है कि ई कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा वो मैं बाद में बात करूंगा, सिर्फ नोटेशन से यहाँ पे सीखना है। ई कॉम्प्लीमेंट की बात अगर हम करेंगे, दैट मीन्स कि डज नॉट अकर, दैट पर्टिकुलर इवेंट डज नॉट अकर। या ई बार की अगर हम बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, अकर नहीं करेगा। ओके, अब इसको निकालते कैसे, थोड़ा सा स्टेप अगर हम बढ़ लें तो जैसे हमने लिखा था कि अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ ई बार, यानी कि जो इवेंट्स ना हो, अगर मैं उसके इवेंट्स की बात करूं तो ये आएगा कैसे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में से, जो टोटल नंबर ऑफ कोई भी इवेंट का सैंपल स्पेस में होगा उसमें से ऐसे इवेंट्स को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं जो हो रहे हैं, जो हो रहे हैं उनको अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो बाकी के जो बचेंगे वो कौन से इवेंट होंगे, जो अकर नहीं कर रहे होंगे। ओके, तो अगर मैं यहां पे देखिए टोटल ये क्या है, टोटल है, ये है हमारा टोटल सैंपल स्पेस। ओके, टोटल सैंपल स्पेस। ओके, और यहां पे ई जो है ऐसा इवेंट है जो अकर कर रहा है। ओके, इवेंट दैट अकर, इवेंट दैट अकर। अगर कोई टोटल सैंपल स्पेस में से उस इवेंट को अगर मैं रिमूव कर दूं जो अकर करता है, तो रिमेनिंग का क्या बच के आएगा, इवेंट विच डज नॉट अकर। ओके, विच डज नॉट अकर, तो बहुत ही ऑब्वियस है ये,
डज नॉट अकर, दैट मीन्स कि अगर मुझे नॉट अकर कैलकुलेट करना है तो टोटल सैंपल स्पेस में से जो अकर कर रहा है उस इवेंट्स को मुझे क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा। इससे बहुत सारे रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे। मैं फाइनलाइज कर रहा हूं कि अगर कोई इवेंट नॉट अकर कर रहा है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे कि नंबर ऑफ ई बार या ई कॉम्प्लीमेंट, या इसको ऐसे भी लिख सकेंगे नंबर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एनी, एन एस माइनस एनी हो जाएगा। फाइनल वे में अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि एन ऑफ ई बार इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन एस माइनस एनी। ओके, अब देखिए मैं इसको कुछ ऐसा करूं कि अगर बोथ साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर मैं एन एस से डिवाइड कर दूं, ओके, डिवाइड बोथ साइड बाई एन एस, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड में एन एस से डिवाइड कर रहा हूं तो कोई रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं ऐसा कर ले रहा हूं कि एन ऑफ इवेंट नॉट अकर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट नॉट अकर अपॉन में क्या लिखेंगे, एन एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन एस अपॉन क्या लिखेंगे, एन एस। ओके, बहुत ही ऑब्वियस है, माइनस एन ऑफ ई अपॉन एन एस। ओके, एन ऑफ ई अपॉन एन एस। अब देखिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, जो बेसिक डेफिनेशन हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई क्या होता है कि एन ई बाई एन एस, क्या होता है, एन ई बाई एन एस। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई इवेंट जो हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना था, ये है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे इवेंट नहीं हो रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट नॉट ई। ओके, अकरेंस ऑफ नॉट इवेंट ई, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो अकर नहीं कर रहा है, और एनएस की अपॉन एनएस कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और एनी अपॉन एनएस की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई। ओके, बहुत ही सिंपल है, यहां से कुछ कंक्लूजन हमें निकल के आएगा जो आगे हेल्पफुल होगा। तो अगर मैं यहां पे ऐसा बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिखूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E, ओके, इक्वल टू क्या होता है, 1। दैट मीन्स कि इसको मैं ऐसा भी पढ़ सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट नॉट E, इसका सम कितना होगा, 1 होगा। ओके, अब यहां से दो चीज हमें निकल के आएंगी, दोनों रिजल्ट्स को मुझे याद रखना है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई नॉट ई यूज कर सकते हैं। दूसरा रिजल्ट मुझे ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई। और तीसरा रिजल्ट जो मुझे याद ये रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नॉट इवेंट ई इक्वल टू कितना होगा, 1। ये तीन रिजल्ट हमें याद रखना है और तीनों बहुत हेल्पफुल होगा किसी भी क्वेश्चंस को करने में, ये तीनों मददगार साबित होगा। ओके, तो इस तरीके से तीनों रिजल्ट्स को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहा हूँ और आपको रिमेंबर भी करना है। एक रिमेंबर कर लीजिए, बाकी आप ट्रांसफर करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थर्ड वाले को याद रखिए, बाकी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इसको अगर भाषा का रूप दें तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि P ऑफ इवेंट अकर, ओके, प्लस P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट नॉट अकर। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट नॉट अकर, इनका सम क्या होगा, 1 होगा। ये भी आपको याद रखना है लैंग्वेज के फॉर्मेट में, यानी कि आप जो अकर करे और जो ना अकर करे दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। आपको ऐसे भी याद रखना है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा कि इसको किस तरीके से लेना है। अगर जैसे मुझे दे दिया गया कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट पास्ड इन एग्जाम, ओके, ए स्टूडेंट पास इन एग्जाम, अगर कोई स्टूडेंट है उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 दिया है। ओके, तो पास का मतलब क्या है, वो इवेंट हो रहा है ऐसा मानेंगे। ओके, देन अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो कि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट डज नॉट पास्ड इन एग्जाम, क्या हो जाएगा, 1 माइनस पास्ड इन एग्जाम, 1 माइनस क्या लिखेंगे, पास्ड इन एग्जाम,
दैट मीन्स कि 1 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा 2/3। अब देखिए इसी चीज को कई लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ पास की अगर हम देखें, अगर ये 1/3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/3, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 2/3। आप कैसे भी कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसको ऐसा भी अगर मैं लिखूं और करके कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर 1/3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3, दैट मीन्स कि 2/3। आप कैसे भी कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट, प्रोबेबिलिटी उसका इनवर्स क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट का क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू उसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स। 1 माइनस करके हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका बहुत बड़ा रोल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नॉट इवेंट ई, इसका सम कितना होगा 1 होगा। उसी की हेल्प से ये सारे कैलकुलेट हो रहे हैं। ओके, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। नोट करके एक पॉइंट्स और नोट डाउन करेंगे। लेट ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स देन, अगर ये दो इवेंट्स हैं, ओके, अगर हमने ये मान लिया कि ये दो इवेंट्स हैं, देन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहां पे ये होगा कि बोथ इवेंट्स ए एंड बी आर अकर्स साइमल्टेनियसली, ओके, साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों एक साथ अकर करें। मैं अभी ग्राफिकल वे में आगे भी समझाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, इसी तरह के क्वेश्चंस और मैं कराऊंगा अभी सेट के फॉर्मेट में, तो वहां पे ज्यादा क्लियर होगा कि जैसे अगर इवेंट ए यहाँ पे हम ये मान लें, इवेंट ए ये है और इवेंट बी यहाँ पे है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ये इवेंट जो दोनों एक साथ अकर करेगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे भी दे दिया गया कि दो इवेंट्स हैं ए एंड बी और दोनों इवेंट्स अकर कर रहे हैं, ओके, एनी टू इवेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होगा कि दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, अकर कर रहे हैं, दोनों एक साथ अकर कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का यही मतलब होगा। ओके, बहुत ही आसान है, आपको ये दिमाग में रखना है, ओके, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है। ओके, बहुत ही ऑब्वियस है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो समझ में ना आए। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़े, इसका ये मतलब है कि दोनों एक साथ अकर करेगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि दोनों एक साथ अकर करेगा। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़े तो यहां पे कुछ उस पे क्वेश्चंस भी ले सकते हैं ताकि ये क्लियरिटी आ सके। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, ओके, ए डाइस इज थ्रोन, वी डिफाइंड इवेंट्स, और मैं इवेंट्स को डिफाइन कर दे रहा हूं यहां पे, जो इवेंट्स डाइस को थ्रो करने पे आया। एक इवेंट ऐसा मैं ए मान लिया कि डाइस को थ्रो करने पे क्या आता है, प्राइम नंबर्स कम्स, ओके, प्राइम नंबर कम्स, कैसा आता है, प्राइम नंबर कम आता है। बी को हमने यहां पे मान लिया कि ऑड प्राइम नंबर कम्स, ओके, हमने दो इवेंट्स को डिक्लेयर कर दिया और यहां पे मुझे कैलकुलेट करना है फाइंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये मुझे ऑब्टेन करना है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द ए इंटरसेक्शन बी। तो कैसे करेंगे, अगर मैं इवेंट्स को यहां पे लिखना स्टार्ट करूं तो इवेंट हमारे पास यहां पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी जो मुझे ऑब्टेन करना है उसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वो नंबर प्राइम भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए, क्योंकि पहले में ए इवेंट को डिक्लेयर किया गया है प्राइम नंबर आए, दूसरे में ये कहा गया कि ऑड प्राइम्स आए, दैट मीन्स कि प्राइम और ऑड दोनों होना चाहिए। तो यहां पे मैं ऐसा कह सकता हूं कि नंबर इज प्राइम, नंबर कैसा होना चाहिए, नंबर इज प्राइम एंड
ऑड आल्सो, और कैसा होना चाहिए, ऑड आल्सो होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही हुआ कि एक साथ अकर करे, वो ऑड भी हो और क्या हो, प्राइम हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। अगर ए इवेंट को मैं यहाँ पे देखूं तो ए प्राइम नंबर्स आना चाहिए, तो मैं डाइस को अगर थ्रो करूंगा तो उसके सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 5 6। ओके, दैट मीन्स कि एनएस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 6। और एनएस और एन ही मुझे क्या करना रहता है, कैलकुलेट करना रहता है। तो एनएस तो बहुत आसान है, कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पे ए इवेंट को अगर हम डिक्लेयर करें, ए इवेंट को अगर मैं डिक्लेयर करूं यहाँ पे, तो ए इवेंट ये कह रहा है कि वो कैसा आना चाहिए, प्राइम नंबर्स आना चाहिए। तो प्राइम में 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो कितना आ गया, एन की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। ओके, कितना आ जाएगा, 3। और इसी तरीके से बी इवेंट को अगर हम डिक्लेयर करें तो ऑड प्राइम्स आने चाहिए, तो ऑड प्राइम्स आने चाहिए, तो ऑड प्राइम्स में केवल 3 और 5 आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स में 2 3 5 आएंगे, लेकिन ऑड प्राइम्स में 3 और 5 आएगा। तो यहां से एनबी की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो एनए और एनवी की वैल्यू के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर हमें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स कि जो ए में भी हो रहा हो और बी में भी हो रहा है तो वो सिर्फ क्या है, 3, वो सिर्फ क्या है, 3। और यहाँ पे अगर मैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, सिर्फ 1 एलिमेंट आया है, तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मुझे कैलकुलेट करना है, वो मुझे कैलकुलेट करना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान क्या होगा, एन एस। क्योंकि जब भी हम पी ऑफ ई को डिक्लेयर करते हैं, जब भी हम पी ऑफ ई को डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी में देखिए यहाँ पे 2 रिजल्ट्स आए हैं, थोड़ा एक मिस हो गया यहाँ पे। ए इंटरसेक्शन बी में देखिए यहाँ पे 3 और 5 दोनों आएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अभी क्लियर है, सिर्फ एक ही मैंने कॉमन लिया था। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, बहुत ही क्लियर है। ए और बी में देखिए 3 और 5 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट क्या आता है, एनी अपॉन एनएस। क्या आता है, एनी अपॉन एनएस, एनी अपॉन एनएस। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन क्या लिखेंगे, एनएस। और इसकी वैल्यू कितनी आई, 2, और इसकी वैल्यू कितनी आई, 6। तो फाइनल वे में कितना आ जाएगा, 1/3। दिस विल द आंसर। बहुत ही आसान है, आप पेशेंस के साथ करेंगे, आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे बस फिल्टर करना आना चाहिए। ओके, और एक चीज और, कभी कभी ये पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दिस इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम as smallest prime as well as even। ओके, इवन यानी कि 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा, एज वेल एज इवन आल्सो। और यही इकलौता इवन प्राइम नंबर है जो कि कैसा है, इवन भी है। ओके, तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं, जिसमें 2 से स्टार्ट करते हैं। और 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है जो इवन भी होता है। ये कभी कभी पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में। ओके, तो यहाँ पे ये भी क्लियर कर लेंगे। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, बहुत ही आसान है। आप पेशेंस के साथ इवेंट्स को डिक्लेयर करेंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं। ओके, फाइन। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि नोट करके लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन P ऑफ ए इंटरसेक्शन B इक्वल टू होगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B। बहुत ही आसान है। अब हम अपने टॉपिक पे मूव हो रहे हैं धीरे धीरे, जहां से इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होगा। ओके, अगर 2 ऐसे इवेंट्स हैं A और B जिनका A और B से कोई कनेक्शन नहीं है, दैट मीन्स कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं,
ए का बी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अकरेंस ऑफ इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इंडिविजुअल इवेंट बी। ओके, बहुत ही आसान है। सिमिलरली अगर मैं अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली इफ ए कामा बी एंड सी, ए कामा बी एंड सी आर थ्री independent events then all of simultaneously occurs probability क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। जिस तरीके से दो इवेंट्स था तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B किए थे, यहाँ पे तीन इवेंट हो गया और तीनों की खास बात क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो क्या लिखेंगे, P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ क्या लिखेंगे C। इंडिविजुअल तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बस शर्त ये होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो इवेंट्स हैं ए और बी और सी, ये कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इंटरकनेक्टेड नहीं होने चाहिए, डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। ओके, इसी तरीके से 4 इवेंट्स हो सकते हैं, 5 इवेंट्स हो सकते हैं, कितने भी इवेंट्स हो सकते हैं। इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को निकाल के हम क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड सो ऑन सिमिलरली। ओके, एंड मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, एंड सो ऑन सिमिलरली, यानी कि इस तरीके से जितने भी इवेंट्स होंगे हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही आसान है। ओके, क्वेश्चंस लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। ए क्वाइन एंड ए डाइस, ए क्वाइन एंड ए डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability that coin shows head and dice shows नंबर ग्रेटर देन 4। ओके, अब समझिएगा, यहां पे एक क्वाइन है, एक डाइस है। क्वाइन को मैं टॉस करूंगा और डाइस को मैं टॉस करूंगा। क्वाइन में हेड और टेल आता है, डाइस में 1 to 6 आएगा। क्वाइन में क्या आता है, हेड से क्वाइन में क्या आता है और डाइस में क्या आता है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। दैट मीन्स कि बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, बहुत ही क्लियर है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इवेंट्स को डिक्लेयर करना स्टार्ट करूं तो ए इवेंट्स को मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि फॉर क्वाइन टॉस्ड एंड हेड कम्स। ओके, एंड हेड कम्स, मैंने इवेंट्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। और अगर ये हेड आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वो मैं अभी निकाल ले रहा हूँ, इसी समय मैं निकाल ले रहा हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो देखिए, क्वाइन को जब टॉस करेंगे तो इसके लिए जो एनएस आएगा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एनएस की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। लेकिन जब एनी को डिक्लेयर करेंगे इसके लिए तो हेड आएगा सिर्फ 1। दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। दैट मीन्स की क्वाइन को मैं टॉस करूं और क्या आए, हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 1/2। ओके, इसी तरीके से अगर इवेंट बी को मैं डिक्लेयर करूं तो इवेंट बी को हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखना पड़ेगा, फॉर डाइस थ्रो। ओके, फॉर डाइस थ्रो एंड नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। तो डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो उसके लिए एनएस की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। टोटल सैंपल स्पेस में 6 आउटकम्स आएंगे। और इसके लिए एनी को अगर हम डिक्लेयर करें तो एनी की वैल्यू अगर मैं ई को सिर्फ यहाँ पे लिखूं तो नंबर ग्रेटर देन 4 क्या आएगा, सिर्फ 5 और 6 आएगा, सिर्फ 5 और क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहां से एनी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी को अगर हम लोग देखें तो क्या लिखेंगे, एनी बाई एनएस, इसके लिए भी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/6। दैट मीन्स की कितना आ जाएगा, 1/3। ओके, कितना आ जाएगा, 1/3। अब देखिए, दोनों इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट हैं और इनके आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक डाइस में क्या है,
डाइस में नंबर ग्रेटर देन 4 आए और क्वाइन में क्या आए, हेड आए, एक साथ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट है, ए इवेंट का बी इवेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे, बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई इंडिविजुअली मैं कैलकुलेट कर चुका हूं 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी को मैं कैलकुलेट कर चुका हूं 1/3, तो कितना आ जाएगा 1/6। ओके 1/6, दिस विल द आंसर। ओके बहुत ही आसान है, आप कैसे भी कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए क्या था, दोनों को एक साथ चाहिए था, तो दैट मीन्स कि वी रिक्वायर्ड, अगर मैं रिक्वायर्ड की बात करूं तो रिक्वायर्ड में हमें क्या चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एट इट सेम टाइम, क्योंकि एक हेड है और एक क्या है, एक में हेड आना है, क्वाइन कोट में टास्क कर रहा हूं, और एक में क्या आना है, एक में नंबर ग्रेटर देन 4 आना है, तो एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो मुझे क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। ओके एक साथ दोनों कैसे आकर कर रहे हैं। ओके तो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं, बस पेशेंस के साथ आपको करना है। ओके ओके एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके राइट डाउन अ फ्रेश क्वेश्चन। A dice is thrown a dice is thrown 3 times. Find probability that first time it shows even number, second time a multiple of 3, and third time a prime number comes। ओके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मुझे प्रोबेबिलिटी को ऑब्टेन करना है, एक ही डाइस है उसको मैं 3 टाइम्स को उसको थ्रो करता हूं। अब सोचिएगा अगर कोई डाइस है उसको मैं फर्स्ट टाइम थ्रो कर रहा हूं, उसमें क्या आता है, उसके सेकंड टाइम से कोई कनेक्शन नहीं है। फर्स्ट टाइम पे अगर 1 आ गया, सेकंड टाइम पे 2 आ गया और थर्ड टाइम पे 5 आ गया, तो फर्स्ट टाइम को थ्रो करने से सेकंड टाइम के थ्रो करने से कोई कनेक्शन नहीं है। दैट मीन्स कि ये कैसा इवेंट होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। एट ए सेम टाइम पे अगर मैं थ्रो करता सेम डाइस को लेके तो वो डिपेंडेंट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं पहली बार थ्रो करता हूँ क्या आता है, दूसरी बार थ्रो करूंगा क्या आता है, तीसरी बार थ्रो करूंगा क्या आएगा, उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। ओके तो मैं यहाँ पे इवेंट्स को अगर डिक्लेयर करना स्टार्ट करूं, लेट ए को मैं ऐसा इवेंट डिक्लेयर कर ले रहा हूं फर्स्ट टाइम थ्रो। ओके फर्स्ट टाइम थ्रो, ओके ए इवेंट ऐसा मैं मान ले रहा हूं फर्स्ट टाइम थ्रो, और फर्स्ट टाइम थ्रो करेंगे। और बी को मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि सेकंड टाइम थ्रो। ओके बी को मैं मान ले रहा हूं सेकंड टाइम थ्रो। ओके इसी तरीके से मैं सी इवेंट्स को मान ले रहा हूं कि थर्ड टाइम डाइस को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। ओके मैं इवेंट्स को डिक्लेयर कर लिया। अब देखिए वी रिक्वायर्ड सॉरी, अगर मैं रिक्वायर्ड की बात करूं तो हमें यह पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या चाहिए, सी चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट है। पहली बार मैं थ्रो करता हूं क्या आता है, दूसरी बार थ्रो करता हूं क्या आता है, तीसरी बार थ्रो करूंगा क्या आएगा, उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। दैट मीन्स कि रिक्वायर्ड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट मीन्स कि हमें ये कैलकुलेट करना है, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको मैं लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट सी। ओके ऐसा मैं लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी इवेंट का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो हम एट ए सेम टाइम पे इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे इंडिविजुअल हर इवेंट की क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, और उसको क्या करना रहेगा,
मल्टीप्लाई करना रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ड्यू टू इवेंट्स आर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ड्यू टू इवेंट्स आर, इवेंट्स, इवेंट्स को मेंशन भी कर दे रहे हैं, ड्यू टू इवेंट्स ए कामा बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, बहुत ही क्लियर है, आसान तो है ही। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखिए अगर डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा वो मैं लिख ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6। ओके, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि एनएस की वैल्यू यहां से सिंपली कैलकुलेट हो गई कितना 6, बहुत ही ऑब्वियस है, सिंपल है। ओके, बच्चे को ये पता है, तो एनएस की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई 6। अब देखिए अब मैं प्रोबेबिलिटी डिक्लेयर कर रहा हूं यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा एनी अपान एनएस, एनी अपान क्या हो जाएगा एनएस। तो ई को यहां पे अगर मैं डिक्लेयर करूं, ई यहां पे कह रहा है कि डाइस को जब थ्रो करेंगे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इवन नंबर। तो ई में क्या क्या आ जाएगा, इवन नंबर्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दैट मीन्स कि एनी की वैल्यू यहां पे कितना आ जाएगा 3। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए को देखूं तो पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/6। कितना आ जाएगा 3/6, बहुत ही ऑब्वियस है। ओके, 3/6 इसको मैं लिख सकता हूं 1/2। ओके, इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी को कैलकुलेट करूं यहां पे, ओके, तो बी को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अच्छा यहां पे एन लिखना पड़ेगा। इवेंट को मैं यहां पे जो डिक्लेयर कर दिया हूं ई जो मैंने लिखा है इसको एन ए कर दे रहे हैं। ओके, एन ए, और यहां पे ये जो इवेंट क्योंकि मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है तो इवेंट को यहां पे हम मान ले रहे हैं ए। ओके, ऐसे यहां पे क्या लिखेंगे एन बी अपान क्या लिखेंगे एन एस लिखेंगे। ओके, एन बी अपान एन एस। अब बी इवेंट को हमने क्या डिक्लेयर किया है, बी इवेंट हमारा कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, 3 आएगा 6 आएगा, सिर्फ 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। दैट मीन्स कि एन बी की वैल्यू को यहाँ पे देखें तो कितना आ जाएगा 2, एन बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। और यहाँ पे जो मैंने ई लिखा है इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे एन ए, क्या लिखेंगे एन ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी आई है 3 और एन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें इसको तो पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/6। दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा 1/3। ओके, सिमिलरली अगर मैं तीसरे इवेंट्स की बात करूं, तीसरा इवेंट हमारा क्या हो जाएगा पी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट सी। तो क्या लिखेंगे एनसी वाई, क्या लिखेंगे एनएस लिखेंगे, एनसी वाई क्या लिखेंगे एनएस। अब यहाँ पे सी इवेंट हमारा ये है कि प्राइम नंबर कम्स। ओके, कैसा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन आएगा, 2 आ जाएगा। ओके, 3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 5। तो ये 3 नंबर्स आएंगे 2 3 5। दैट मीन्स कि एनसी की वैल्यू को अगर हम लोग देखें कितना आ जाएगा 3, एनसी की वैल्यू कितना आएगा 3। तो एनसी यहाँ पे 3 आ गया और मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा 3 बाई कितना 6, 3/6। दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 1/2। तो पी ऑफ सी भी आ गया। इंडिविजुअल ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया है। जो जो डेटा मुझे रिक्वायर्ड था वो हमारा ये है पीसी। ओके, और दूसरा पीबी, पीबी इज रिक्वायर्ड। एक डेटा ये रिक्वायर्ड है हमारा पीबी। ओके, पीबी को भी मैंने कैलकुलेट कर लिया और पीए इज रिक्वायर्ड, पीए को भी मैंने क्या किया है कैलकुलेट कर लिया है। बहुत आसान है, आप स्टेप बाइज स्टेप करेंगे जैसा कहा जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हमें निकालना है हेंस फ्रॉम हियर, हेंस फ्रॉम हियर probability of A intersection B intersection C, that means कि all the events are independent। तो मैं क्या लिखूंगा probability of occurrence of event A into probability of occurrence of event B into probability of occurrence of event C। that means कि यहां से मैं लिख सकता हूं 1/2 into 1/3 इंटू क्या लिखेंगे 1/2। ओके, ये वैल्यूज को हमने क्या किया यहाँ पे प्लेस कर दिया और सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 12। 1/12 इज द आंसर। ओके, दिस विल द आंसर। बहुत आसान है, आप इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चंस को इस तरीके से इंडिविजुअली आप इवेंट्स को डिफाइन करिए, स्टेप वाइज स्टेप लिखिए, प्रोबेबिलिटी के बेसिक डेफिनेशंस को अप्लाई करके आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको एक बार रिदम आ जाएगा किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है।
पीएनसी का भी रोल उसमें आएगा। ओके, राइट ऑन क्वेश्चन। ए डाइस इज थ्रोन, a dice is thrown 3 times. Find probability that product of outcomes is 15. प्रोडक्ट ऑफ आउटकम्स इज 15। ओके, बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे एक डाइस है, वो 3 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया कि पहली बार डाइस थ्रो होता है, उसका दूसरी बार से कोई कनेक्शन नहीं है, उसका तीसरी बार से कोई कनेक्शन नहीं है। तो एक डाइस है, उसको 3 टाइम्स जो है थ्रो किया जा रहा है। तो मैं डाइस को बना ले रहा हूं। ओके, 2 डाइस हो गया और ये 3। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये डाइस है, सॉरी। ओके, मैं ये मान के चल रहा हूं ये डाइस है, 3 डाइस है, 3 बार थ्रो किया गया। जो उसके आउटपुट्स आएंगे, अगर मल्टीपल ऑफ 15 आना है आउटपुट के, तो देखिए कैसे हो सकता है 1 इंटू 3 इंटू 5, या ऐसा हो सकता है कि 5 इंटू 3 इंटू 1। ओके, या ऐसा हो सकता है, मैं सिस्टमेटिक लिखता हूं इसको, ऐसा हो सकता है, या 1 इंटू 5 इंटू 3 हो सकता है, या 3 इंटू 1 इंटू 5 हो सकता है, या 3 इंटू 5 इंटू 1 हो सकता है, या 5 इंटू 1 इंटू 3 हो सकता है, या 5 इंटू 3 इंटू 1 हो सकता है। ये आउटपुट्स हैं। मैं डाइस को थ्रो करूंगा और उसका 15 आना चाहिए, उसका आउटपुट जो है 15 आना चाहिए। तो यही वो 6 केसेस हैं, यही वो 6 केसेस हैं जिसमें उसका आउटपुट क्या आएगा, 15 आएगा। मैं 1 इंटू 3 इंटू 5 को जब भी मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 15 आएगा। और ये आउटपुट्स हैं। जैसे मैं डाइस को जब भी थ्रो करूंगा तो ये 1 आएगा और 3 आएगा और 5 अगर आएगा, तो इस तरीके से यहां पे कितने केस बन रहे हैं, ये केस नंबर 1। ओके, अगर मैं केसेस की बात करूं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये केस नंबर 1 होगा, ये केस नंबर 2 होगा, ये केस नंबर 3 होगा, ये केस नंबर 4 होगा, ये केस 5 होगा। ओके, एंड सिमिलरली ये केस नंबर 6 होगा। ओके, केस नंबर 6, दैट मीन्स कि ये 6 पॉसिबल केसेस हैं कि इनके जो आउटपुट्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके कितना उनका आउटपुट आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो ये 6 केसेस हैं। ओके, 6 केसेस हैं। तो जैसा कि मैंने मान लिया कि पहली बार जब मैंने थ्रो किया कि इसमें 1 आ गया, पहली बार मैंने थ्रो किया तो इस डाइस में क्या आ गया, 1, और दूसरे डाइस में क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डाइस नंबर 1। ओके, और ये डाइस नंबर कितना है, 2, ये डाइस 3, फर्स्ट टाइम थ्रो। ओके, फर्स्ट टाइम थ्रो ऐसा मैं मान ले रहा हूं, और ये सेकंड टाइम, और ये थर्ड टाइम। मतलब जब मैं डाइस को फर्स्ट टाइम थ्रो किया तो क्या आया, 1 आया, और दूसरी बार क्या आया, 3 आया, और तीसरी बार क्या आया, 5 आया। इनके प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी ये हमारे काम का केस है। और ऐसे कितने केस बनेंगे, 6 केस बनेंगे। कितने बनेंगे, 6 केस बनेंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, और मैंने ये भी कह दिया कि अगर यहाँ पे डाइस अगर मैं देखूं, जैसे मैं इसको ऐसा भी मान सकता हूं कि ये इवेंट ए अगर मैं इसको डिक्लेयर कर लूं। ओके, पहली बार मैं थ्रो किया तो इसको इवेंट ए मान ले रहा हूं, दूसरी बार इवेंट बी, और तीसरी बार इवेंट सी। दैट मीन्स कि वी रिक्वायर्ड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि पहली बार मैं थ्रो करता हूं तो क्या आता है, दूसरी बार थ्रो करता हूं तो क्या आता है, तीसरी बार थ्रो करता हूं तो क्या आता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। तो पहली बार अगर मैं थ्रो किया तो 1 आया, दूसरी बार थ्रो किया तो क्या आया, 3 आया,
तीसरी बार थ्रो किया तो क्या आया, 5 आया, और इस तरीके से 6 केसेस है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले की मदद लेंगे, और लेकिन यहाँ पे ये एक केस के लिए है, ये फार्मूला सिर्फ एक केस के लिए होगा। इस तरीके से 6 केसेस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सभी इंडिविजुअल आंसर को अगर मैं लिखना चाहूं तो पहली बार मैं थ्रो किया तो 1 आ गया, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/6। इसी तरीके से 3 आया, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/6। ओके, 3 आया, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/6। ओके, इंडिविजुअल। इसी तरीके से 5 आया, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/6। लेकिन सोचिए कि ये जो 135 आया है, ये आपस में 3 फैक्टोरियल टाइप से क्या हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है, तभी जाके 6 आउटपुट बनेंगे, 6 केसेस बनेंगे। या मैं 6 को डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं, ये 6 केसेस बने हुए हैं। ओके, या मैं ये 3 नंबर जो आए हैं 135, ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार 5 आए, 3 आए, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से ये क्या हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/6 इंटू 1/6, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू। या मैं 6 यहाँ पे डायरेक्ट लिखता, जो 6 केसेस बने हुए हैं, तो कितना आ जाएगा, 1/36 इज द आंसर। ओके, तो बहुत ही आसान है, आप पेशेंस के साथ करेंगे तो हो जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको केसेस को डिजाइन करना है, उसके बाद इंप्लीमेंट करना होता है। ओके, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को ही लेके ये क्वेश्चन है। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। इन ए थ्रो ऑफ ए डाइस, इन ए थ्रो ऑफ ए डाइस we defined events, we defined events as follow, इवेंट ए को हमने ये कह दिया कि इवेंट नंबर कम्स, इवेंट बी को हमने ये कह दिया कि प्राइम नंबर कम्स। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है, कि 12वीं वगैरह में बोर्ड के क्वेश्चन में ज्यादा आता है कि आपको इसको शो अप कराना होता है। ओके, देन सो दैट ए एंड बी आर independent or not, independent events or not. Okay, independent events or not. Okay, हमें ये शो कराना है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं। तो मुझे क्या करना रहेगा, वही पुराना रूल्स लगाना होगा कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B P इक्वल टू होगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B के, कि नहीं। ये बोर्ड्स वगैरह में ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक डाइस को थ्रो किया गया है, इवेंट्स ऑलरेडी डिक्लेयर है। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर फ्रेश तरीके से इसको लिख ले रहा हूँ। ओके, ए डाइस इज थ्रोन। ओके, एक डाइस को क्या किया गया है, थ्रो। मैं सोल्यूशन यहाँ से लिख रहा हूँ, एक डाइस को, ए डाइस इज थ्रोन। ओके, एक डाइस को हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ए डाइस इज थ्रोन, ए डाइस इज थ्रोन। ओके, एक डाइस को हमने थ्रो किया, तो थ्रो करने पे जो सैंपल स्पेस आएगा उसको मैं लिख ले रहा हूं। सैंपल स्पेस में 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 एंड 6। दैट मीन्स कि यहां से जो NS की वैल्यू मुझे यूज करना है वो कितना आएगा, 6 आएगा। बहुत ऑब्वियस है, सभी बच्चे को ये पता होगा कि किस तरीके से NS की वैल्यू कैलकुलेट होती है, आसान है, NS आ गया। अब हमें इवेंट्स पे काम करना होता है, तो इवेंट ए यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया गया है कि इवेंट नंबर कम्स, इवेंट नंबर कम्स। तो इवेंट नंबर्स को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इवेंट नंबर्स में क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ से NA की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो NA की वैल्यू कितना आएगा, 3। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे PA को कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, NA अपान NS, बहुत ही बेसिक है, NA अपान NS, तो कितना आ जाएगा 3/6। दैट मीन्स कि कितना आ गया, 1/2। ओके, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए कितना आ गया, 1/2। ओके, आसान है। इसी तरीके से बी इवेंट्स को अगर मैं डिक्लेयर करूं यहाँ पे, तो बी इवेंट्स यहाँ पे क्या है कि प्राइम नंबर कम्स। ओके, प्राइम नंबर कम्स। तो प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर्स में 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। ओके,
2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे NB की वैल्यू को अगर हम लोग देखें, ये भी कितना आ जाएगा 3, NB कितना आ गया 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी क्या आ जाएगा, NB अपान क्या लिखेंगे NS, बहुत ही बेसिक है। तो NB की वैल्यू 3 और NS की वैल्यू कितना है 6, ये भी कितना आ गया हाफ आ गया। ओके, यानी कि P ऑफ A की वैल्यू कितना आ गया हाफ, और P ऑफ B की वैल्यू भी कितना आ गया हाफ। ये P ऑफ A एंड P ऑफ B की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो ये भी कितना आ गया हाफ। ओके, इन वैल्यूज को मुझे यूज करना है। तो P ऑफ B को भी अगर मैं यहाँ पे नोट डाउन करूं तो कितना आया हाफ। ओके, अब देखिए यहाँ पे मुझे ये शो कराना है कि इवेंट A एंड B ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि फॉर या मैं ऐसे कर ले रहा हूं कि A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B को अगर मैं यहाँ पे देखूं A इंटरसेक्शन B, क्योंकि P ऑफ A इंटरसेक्शन B मुझे चाहिए। A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा, A और B का जो कॉमन होगा, तो A और B में देखिए क्या कॉमन है, A और B में कॉमन सिर्फ क्या है 2 है, कॉमन सिर्फ क्या है 2, सिर्फ 2 है। यानी कि इस एलिमेंट को मैं यहाँ पे मेंशन कर ले रहा हूँ, A और B में सिर्फ कॉमन क्या है 2, तो कॉमन यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से n ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, कितना आएगा 1 आएगा। ओके, बहुत ही ऑब्वियस है। और ये B की वैल्यू इरेज हो गई है, मैं इसको फिर से कैलकुलेट कर ले रहा हूँ कि P ऑफ B की वैल्यू क्या आएगा, n ऑफ B अपान में क्या आएगा NS आएगा। तो 3/6 दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा। और यहाँ पे जो A इंटरसेक्शन B की बात चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि मुझे कैलकुलेट ये करना है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स A एंड B, इवेंट्स A एंड B की अगर हम बात करें तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इसकी वैल्यू आती है PA एंड PB। ओके, ये आती है। तो मुझे यहाँ पे मैं P ऑफ AB निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, P ऑफ AB निकालने के लिए, A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए मुझे N ऑफ A इंटरसेक्शन B चाहिए, अपान में क्या चाहिए NS चाहिए, NS चाहिए। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B को अगर हम लोग देखें तो A इंटरसेक्शन B यहाँ पे कितना आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B में सिर्फ 2 आता है, और यहाँ से N ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, कितना आ जाएगा 1। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि A में 2 और B में 2, ये दोनों कॉमन है, तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 और NS की वैल्यू कितना है 2, यानी कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितना आ गया हाफ आ गया, कितना आ गया हाफ। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड को अगर हम लोग देखें तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B को कैलकुलेट करेंगे तो P ऑफ A इंटू B, P ऑफ A की वैल्यू कितनी आई है 1/2 आया है, और P ऑफ B की वैल्यू भी कितना आया 1/2, दैट मीन्स कि कितना आ रहा है 1/4, कितना आ रहा है 1/4। जबकि P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितना आया है 1/2, कितना आया 1/2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि हैंस फ्रॉम हियर, हैंस फ्रॉम हियर हैंस फ्रॉम हियर P ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू है P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू कितनी आई हाफ आई है, नॉट इक्वल टू 1/4, ये नहीं इक्वल टू है। अगर ये इक्वल टू नहीं है दैट मीन्स कि A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं हैंस A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड दिस इज द आंसर। ओके, तो मुझे ये शो करना था कि ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ये कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट। इसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट के कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू होना चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ओके, तो बहुत आसान है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए नए क्वेश्चंस के साथ, और बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। ओके, और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलिए क्योंकि मैं थोड़ी देर में इसमें वीडियो के लिंक में मैं प्रोवाइड कर देता हूं जहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही आसान है, और आगे मैं क्वेश्चंस को प्रोसीड कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी कराऊंगा। ओके,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।